बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो टॉपिक है, हम जो है डीएनए के स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को हम आगे जो है वो लेके चलते हैं। तो हमने वाटसन और क्रिक का जो है वो मॉडल भी पे किया था और आज हम लोग जो है वो पढ़े हैं। तो इसमें हम लोग एक येलो बॉक्स के बारे में पढ़ते हैं और जितने भी आपकी बुक में जो येलो बॉक्स आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आता है, एमसीक्यूज़ भी आते हैं और जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे एक येलो बॉक्स दिया गया है और इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना है, सेल ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके डीएनए के अंदर जो है वो स्टोर होती हैं। जैसे कि जो हमारे पास एक बैक्टीरिया आता है एस्क्रिशिया कोलाई, ठीक है, इकोलाई भी जिसको कहते हैं। अब उसके जो डीएनए होता है उसमें तकरीबन 5 मिलियन जो बेसिस हैं वो एक लीनियर आर्डर में क्या होती हैं, एक सीधे तरतीब के साथ अरेंज होंगी और इन बेसिस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होंगी उनको हम फर्दर जो है वो यूनिट के अंदर डिवाइड करते हैं और वो यूनिट जो है वो सेवरल 100 बेसिस पे क्या कर रहा होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है। अब उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। जीन बेसिकली क्या होता है आपको पता ही होगा। जीन जो है वो यूनिट होता है इनहेरिटेंस का और हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, वो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं और इनहेरिटेंस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कर रहे होते हैं, करैक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अब जो इकोलाई जीनोम है इसके अंदर 5 4 6 3 9 2 2 1 बेस पेयर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और जो कि कितनी प्रोटीन को कोड कर सकते हैं, तो तकरीबन वो 4288 प्रोटीन्स को कोड कर सकते हैं। मतलब बेस पे आपने पीछे पढ़ा कि क्या होते हैं बेस पेयर्स आपने पढ़ा कि क्या बेस पेयर होगा, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो कहते हैं जो जीनोम होगा, ठीक है। जीनोम मतलब मैंने पहले भी बताया था कि हमारा क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए और प्रोटीन्स पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं और जो डीएनए होता है, डीएनए किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है और यही सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है इसी को हम जो है वो क्या कहते हैं, जीन भी कहते हैं। और यही जो जीन होते हैं ये क्या करेंगे, बताएंगे कि भाई कौन सी प्रोटीन जो है वो बनेगी, कितनी प्रोटीन जो है वो बनेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो येलो बॉक्स आ रहा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये वो वाला माइक्रोब है, पहला माइक्रोब है जिसका जीनोम जो है वो क्या किया गया था, फर्स्ट टाइम सीक्वेंस किया गया था। मतलब उसको देखा गया था कि उसके अंदर कौन कौन सी बेस पेयर मौजूद हैं, किस तरह की उनकी अरेंजमेंट जो है वो मौजूद है, क्या उनका जो है वो कैसा उसका जीनोम जो है, जीनोम मतलब उसका टोटल जो है वो डीएनए वगैरह कैसा है। और इस बात को पब्लिश किया गया था 28 जुलाई 1995 को। ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू है। अच्छा, नेक्स्ट ये पीछे थोड़ा मिसिंग भी था, वो बता दूं कि एक और बात कि हम जब बात करते हैं डीएनए की तो हम कहते हैं कि जितने भी डीएनए होता है एक पर्टिकुलर स्पीशी के अंदर जो डीएनए का अमाउंट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो डीएनए होता है एक वो क्या होता है, फिक्स होता है और वो डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स पे। अब एक बात और याद रखिएगा कि जो जर्म सेल्स होते हैं उसमें जो डीएनए होता है वो हाफ होता है एज़ कम्पेयर टू द सोमेटिक सेल्स के अंदर। जर्म सेल्स कौन से होते हैं, जैसे कि जो हमारे गैमीट सेल्स होते हैं यानी कि एग और स्पर्म्स, उनमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगी वो हाफ होगी एज़ कम्पेयर टू द सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, वो वाले सेल्स होते हैं जो अदर दैन द गैमीट सेल्स होते हैं, अदर दैन द जर्म सेल्स होते हैं। मतलब जो वो वाले सेल्स जो बाकी बॉडी को हमारे बना रहे होते हैं वो क्या होंगे, वो डिप्लाइड होंगे, जबकि जो जर्म सेल्स हैं वो क्या होंगे, हैप्लाइड होंगे। नेक्स्ट नीचे उन्होंने जो टेबल दिया गया है इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है डीएनए की अमाउंट दिखाई हुई है डिफरेंट सेल्स के अंदर और वो सेल्स किसके हैं, एक चिकन की हैं और एक जो है कार्प की, इधर स्पेलिंग मिस्टेक है, कार्प की हैं। अब चिकन जो कि बिलोंग करता है बर्ड से और कार्प जो है वो क्या है, फ़िश है। ये भी अक्सर एमसीक्यू आता है कि कार्प क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कार्प क्या है, एक फ़िश है। अब देखिए इनमें अमाउंट ऑफ डीएनए देखें पिकोग्राम के अंदर, पिकोग्राम जो कि क्या है इसका यूनिट है। आरबीसीज जो हैं उनके अंदर 2.3 है, कार्प के अंदर 3.3 है, लीवर के अंदर 2.4 है, 3.3। तो ये उन्होंने डिफरेंट बताया चिकन के, मतलब आरबीसीज के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर, किडनीज के अंदर क्या इतना अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो मौजूद है। अब इसी तरह से उन्होंने ये 3 चीज़ें कार्प की भी बताई हुई हैं। अब चौथी चीज़ है स्पर्म सेल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर जो डीएनए वो क्या होता है, हाफ होता है। अब देखें ये स्पर्म सेल जो चिकन के अंदर है वो क्या आ गए 1.3,
ये मतलब 2.4 है, 2.3 है, 2.4 है, इसका हाफ आ गया। कार्ब के अंदर भी देखें ये क्या है, 3.3 का हाफ जो है वो क्या आ गया, 1.6 आ गया। तो जर्म सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू द सोमैटिक सेल्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड ये भी क्या होता है, पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। और इसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हम इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। जैसा कि आपने पीछे उस टेबल में, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए। तो इसमें और डिफरेंस क्या आता है कि एक तो इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और एक और बात कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब इसमें नाइट्रोजनस बेसिस भी मौजूद होती हैं और उनकी भी पेयरिंग होती है, लेकिन मैंने पीछे भी बताया था कि इसमें और आरएनए के अंदर थायामीन बेस मौजूद नहीं होती, उसकी जगह पे क्या होती है, यूरैसिल होती है। और इसमें भी वैसे ही पेयरिंग होगी जैसे साइटोसिन पेयर करता है गवानीन के साथ, और जो यूरैसिल जो कि थायामीन की जगह है वो पेयर करेगा एडेनिन के साथ। अब वो वाला प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी के अंदर आरएनए सिंथेसाइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और यही ट्रांसक्रिप्शन जो है इसी जो है आरएनए की सिंथेसिस के बाद जो है इससे आगे नेक्स्ट जो है फर्दर प्रोटीन सिंथेसाइज होगी और उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। अच्छा, अब हम बारी बारी जो है वो थोड़ी थोड़ी डिटेल इनकी इसकी देखते हैं। अब हम टाइप्स देखते हैं आरएनए की। तो आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक होता है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, एक होता है टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए जिसको हम टीआरएनए से करते हैं, एक होता है राइबोसोमल आरएनए जिसको हम एब्रीवेट करते हैं स्मॉल आरएनए। ठीक है, ये तीनों जो टाइप्स होंगी ये इनको सिंथेसिस कहाँ पे हो रही होती हैं, ये न्यूक्लियस में डीएनए के अंदर सिंथेसाइज हो रही होती हैं और फिर वहाँ पे सिंथेसिस के बाद ये क्या होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आती हैं और वहाँ पे ये अपना फंक्शन जो है वो क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं, ये डीएनए की टाइप्स, आरएनए की टाइप्स। अब हम इन तीनों टाइप्स को देखते हैं मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए जैसा कि इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये क्या करता है, इसका ये मैसेज को डिलीवर करता है। ठीक है, मैसेज लेके आता है। मैसेंजर है, जैसे आप मैसेंजर यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, मैसेजिंग होती है। तो ये भी क्या है कि मैसेज को क्या कर रहा था, लेके आता है। अब ये कहाँ से मैसेज को लेता है, ये बेसिकली न्यूक्लियस से मैसेज को लेके आता है। ठीक है, और उसको राइबोसोम्स तक लेके जाता है और वो राइबोसोम्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। और उससे फिर उस मैसेज से फिर वो जो राइबोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर प्रोटीन जो हैं वो बनाएंगे। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ये आप समझ लें कि ये कॉपी होता है डीएनए की। मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रोटीन बनी है, ठीक है, जब कोई प्रोटीन बनी है तो डीएनए ने क्या करना है, अपनी ही तरह की एक फ़ोटोकॉपी जो है वो बनानी है। ठीक है, और वो जो अपनी तरह का सिंगल स्टैंडर्ड एक कॉपी बनाएगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और उस प्रोसेस के थ्रू जो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, आरएनए। अब ये आरएनए जो है वो सिंथेसाइज हो गया उसी डीएनए के अंदर हो गया। ठीक है, वहाँ पे अब ये जो है ना, वहाँ से इसने इन्फॉर्मेशन ली, मतलब उसने एक अपना जो वो मैसेज है ना, अपने जो प्रोटीन को बनाने का कोड है उसने फर्दर उसको क्या कर दिया, ट्रांसक्राइब कर दिया, उसकी कॉपी की है डीएनए ने। और वो कॉपी होकर किस फॉर्म में आया है, आरएनए की फॉर्म में है। अब ये जो आरएनए है ये क्या कहलाएगा, मैसेंजर आरएनए कहलाएगा। अब ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर राइबोसोम्स के पास होता है। राइबोसोम्स हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्युलर से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मौजूद होते हैं, या वैसे ही जो है ना साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये मौजूद होंगे और इनका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस। अब वो मैसेज लेकर आया है डीएनए के पास, मैसेंजर आरएनए सॉरी मैसेज लेकर डीएनए से आया है राइबोसोम्स के पास। अब यहाँ पे जो है ना वो क्या होंगे, राइबोसोम्स जो है ना, अब अमाइनो एसिड जो हैं यहाँ पे अरेंज होते हैं। अमाइनो एसिड वो क्या होंगे, सब यूनिट्स होंगे जिन्होंने प्रोटीन को बनाना है। अब यहाँ पे अमाइनो एसिड अरेंज होंगे उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कि मैसेंजर आरएनए लेके आए किसी खास प्रोटीन को बनाने में। आपने पीछे भी पढ़ा था कि किसी भी प्रोटीन को बनने के लिए स्पेसिफिक जो है ना न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की ज़रूरत होती है। अब वो सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड्स कह गई हूँ, अमाइनो एसिड्स, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की जो है वो सीक्वेंस की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली होता क्या है
कि जब मैसेंजर आरएनए आता है राइबोसोम्स के पास, तो राइबोसोम्स उस मैसेज को जो वो डीएनए से लेके आया उसको रीड करता है। रीड करने के बाद जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, और जब वो अरेंज होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गई होगी कि इसमें क्या होता है। एक मैसेंजर आरएनए में फर्स्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन आता है। ट्रांसक्रिप्शन कैसे आती है? जिसमें मैसेंजर आरएनए जो है वो बनता है फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। जब वो डीएनए से बनता है तो वो डीएनए की इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। मतलब डीएनए अपनी ही जैसी एक कॉपी बनाता है, और उस कॉपी को हम क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। वो मैसेंजर आरएनए फिर न्यूक्लियस से गुजर के आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास है राइबोसोम्स। वो जो है ना मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास आएगा। राइबोसोम्स उस मैसेज को पढ़ेगा। जब उस मैसेज को पढ़ेगा तो उसके मुताबिक, मतलब वहाँ पे मैसेज है कि भाई इंसुलिन प्रोटीन बननी है, ठीक है। अब इंसुलिन में आपको पता है 51 अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, और उनका सीक्वेंस क्या होना है। तो वो जो अब है राइबोसोम्स, वो क्या करेगा? डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि उस प्रोटीन को बनने के लिए चाहिए होंगे, वो अमाइनो एसिड्स आएंगे, वो अमाइनो एसिड्स आपस में बाइंड होंगे, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो बन जाएगी। ये पूरा प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का, सेंट्रल डोग्मा इसको हम कहते हैं। तो ये आपका सेकेंड ईयर में डिटेल के साथ टॉपिक जो है वो मौजूद है। अब जब हम जो मैसेंजर आरएनए की साइज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका जो लेंथ है ये क्या होती है? डिफरेंट होती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि भाई कौन सी प्रोटीन बननी है, ठीक है, कि किस तरह की प्रोटीन बनेगी, उसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। तो उसी पे जो है मैसेंजर आरएनए की लेंथ भी जो है वो क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल ने बनना है जिसके अंदर 1000 अमाइनो एसिड जो हैं वो चाहिए होंगे। तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी होगी? 3000 न्यूक्लियोटाइड्स की। मतलब उसमें क्या होंगे? हमें एक प्रोटीन बनानी है, और उस प्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं? 1000 अमाइनो एसिड हैं। अब हम क्या करेंगे? जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास आ रहा है उसकी लेंथ कितनी होगी? इतनी लेंथ होगी कि उस पर 3000 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो क्या होंगे? मौजूद होंगे। अब क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कोड करते हैं एक अमाइनो एसिड को। समझ आ रही है? 1000 अमाइनो एसिड हैं, और 1000 अमाइनो एसिड के लिए जो है वो जो है 3000 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कोड करते हैं एक अमाइनो एसिड के लिए, और उससे वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो बन जाएगी। अब अगर हम देखें कि हमारे सेल के अंदर जितना भी आरएनए मौजूद है तो उसका तकरीबन 3 से 4% जो आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये क्या होता है? बेसिकली ये जो है ना टोटल जो आरएनए उसका 10 to 20% होता है, और ट्रांसफ़र का भी आपको पता चल गया होगा। ट्रांसफ़र का काम होता है ट्रांसफ़र करना, ठीक है। और ये छोटे होते हैं साइज़ में, और इनकी जो लेंथ होती है तकरीबन 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। मतलब जैसा कि आपने मैसेंजर आरएनए की पढ़ा कि मैसेंजर आरएनए की लेंथ जो है वो तो इस बात पर डिपेंड करेगी कि प्रोटीन कौन सी प्रोटीन ने बनना है, उसके अंदर अमाइनो एसिड का नंबर कितना होगा। लेकिन जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसकी लेंथ जो है वो क्या होगी? 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स की होगी। ये क्या करता है? अब ऊपर तो मैंने आपको शॉर्टली बता दिया। अब मैसेंजर आरएनए है वो मैसेज लेके आया राइबोसोम्स तक, ठीक है। अब राइबोसोम्स उस मैसेज को क्या करता है? रीड करता है, ठीक है। मैसेज रीड हो गया। अब ये जो वहीं पे साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद होता है, ये अब ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा? ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करेगा। अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करेगा राइबोसोम्स तक, और राइबोसोम्स में वो अमाइनो एसिड जो हैं वापस में लिंक्ड होंगी, और स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो क्या होगी? बन जाएगी। समझ आई? और हर अमाइनो एसिड के लिए एक ख़ास स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होता है। मतलब फ़र्ज़ करें मैसेंजर आरएनए आ गया, ठीक है, उसने आया, उसने जो है ना राइबोसोम्स तक आया, राइबोसोम्स ने उस मैसेज को पढ़ा, देखा, फिर वहाँ से जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है? मतलब एक अमाइनो एसिड जैसे मैं कहती हूँ ल्यूसीन है, ठीक है। ल्यूसीन के लिए एक अलग से ट्रांसफ़र आरएनए होगा। जब वो मैसेज रीड होगा तो पता चलेगा भाई यहाँ पे तो ल्यूसीन है, अमाइनो एसिड है, तो लगेगा। तो वो क्या करेगा? ट्रांसफ़र आरएनए वो ल्यूसीन अमाइनो एसिड को लेके आएगा, वो सिर्फ ल्यूसीन को लाएगा। फिर अगला हमारे पास आ रहा है जैसे ग्लूटामिक एसिड, एक और अमाइनो एसिड है। अब ग्लूटामिक एसिड के लिए एक और ट्रांसफ़र आरएनए होगा जो उसको पिक करके जो है वो उस जगह पे लाएगा जहाँ पे प्रोटीन जो है बन रही है, यानी कि वो जगह कौन सी होगी? वो राइबोसोम्स होंगे। तो बेसिकली आपको पता है कि आपने पीछे भी पढ़ा था कि 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हैं वो अमाइनो एसिड होते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो 20 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए भी मौजूद होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है, आरएनए का ज़्यादातर जो हिस्सा है ना वो राइबोसोमल आरएनए की फॉर्म में होता है। ये तकरीबन 80% जो है वो टोटल आरएनए का हिस्सा होता है। और ये क्या करता है, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ जो है वो लिंक्ड होता है, जहाँ पे ये तकरीबन 40 से 50% जो है वो क्या होगा, मौजूद होगा। अब राइबोसोमल आरएनए के हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स जो है ना उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, तो प्रोटीन के साथ ये राइबोसोमल आरएनए भी मौजूद होगा। और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स में मौजूद होगा और वहाँ पे ये क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसिस कर रहा होगा, ठीक है। और जब राइबोसोम की सरफेस पे जो है मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती हैं, ट्रांसलेट होती हैं, और उस इंफॉर्मेशन के ट्रांसलेट होने के बाद एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो क्या करती है, बनती है। ये 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए वो वाला आरएनए जो कि राइबोसोम्स के साथ लिंक्ड होगा, और राइबोसोम के साथ लिंक्ड होगा तो क्योंकि राइबोसोम्स ने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, तो ये वाला जो राइबोसोमल आरएनए है ये प्रोटीन की सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जब डिफरेंट मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइन होंगे। जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। यानी कि हम कहते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो लिपिड के साथ कंबाइन होंगे। कार्बोहाइड्रेट की एक अलग क्लास है, ठीक है, एक अलग कैटेगरी है, लिपिड्स की एक अलग कैटेगरी है। और जब वो दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, ग्लाइकोलिपिड बनेगा, तो वो क्या होगा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह से हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ भी कंबाइन होते हैं और उससे जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा। अब हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स में जो सिक्रीशंस होती हैं, मतलब सिक्रीशन क्या होती हैं कि जो सेल कोई प्रोडक्ट सिक्रीट करता है, कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, तो वो ज़्यादातर सिक्रीशंस जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। मैंने शायद पीछे भी आप लोगों को ये बताया होगा कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये मौजूद होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं। इसके अलावा जो लिपोप्रोटीन होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनता है, और ये भी क्या करते हैं, हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें उसके स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं। और ये वहाँ पे बेसिकली जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ पे मार्कर के तौर पे एक्ट करते हैं। कैसे कि कोई भी अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ रहा है तो ये उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, फिर उसको सेल के अंदर इंटर होने देंगे। ये अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कि न्यूक्लिक एसिड जो है ना, जो होते हैं ना, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के भी प्रोटीन के साथ ये कंबाइन हो सकते हैं। अभी तक आपने पीछे पढ़ा कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ हो सकते हैं, प्रोटीन लिपिड हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स हो सकते हैं। तो अब है कि जो न्यूक्लिक एसिड हैं, इनके में भी एबिलिटी होती है कि ये प्रोटीन के साथ जो हैं वो क्या हो सकें, अटैच हो सकें, बाइंडिंग कर सकें, और ये क्या फिर बाइंड करके बनाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है। अब आपने न्यूक्लियोहिस्टोन्स, अब अगर आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो क्रोमोसोम्स, मैंने जैसे पहले कहा कि डीएनए और प्रोटीन पे कंसिस्ट करता है, तो वो जो प्रोटीन होती है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है, जिसके इर्द गिर्द जो है डीएनए ने कॉइल किया होता है। तो वो जो न्यूक्लियोहिस्टोन है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, और साथ उसके क्या है, प्रोटीन है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोहिस्टोन। वो हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद है, और ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं। तो ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है, ये तो ना सिर्फ स्ट्रक्चर को बना रही होती हैं, बल्कि ये फंक्शनल जो है ना इम्पोर्टेंस भी होती है कि एक तो ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बना रही होती है, दूसरा ये इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन भी होता है। और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये जो है ना रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन जो होता है उसकी एक्सप्रेशन में जो है ये क्या कर रही होती हैं, जो न्यूक्लियोहिस्टोन्स हैं ये अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। चलें, यहाँ तक आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ, और इसी के साथ साथ आपका जो चैप्टर है वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज जो है वो आप लोग जो है वो खुद सॉल्व करें, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो खुद करें। और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आप लोगों को ड्रा करने आने चाहिए, और येलो बॉक्सेस जो हैं वो अपने मस्ट करने हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।